Good evening, friends and my dear students. Welcome back the dear chemistry classes. और टॉपिक आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसके पहले वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। एक वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली बताया मैंने आपको। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली बताया। आज हम आपको कितने टाइप के ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में की है। आज हम डायरेक्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत मजेदार केस है ये कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये निकला कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता तो फिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, इसी के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। और ये रेयरेस्ट है, मतलब बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत कम ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको देखने को मिले। फिर भी जो कुछ है वो आपको जानना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और एक मजेदार बात, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो ऐसे में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट बना रहता है। यानी थ्रू आउट द रिएक्शन the rate of the reaction remains constant। अभिक्रिया की जो दर है वो पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट बनी रहती है। ये दो बातें खास हैं जिन्हें आपको नोट भी कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं। दो डिफिनेशन मैं इसकी लिखूंगा। फर्स्ट डिफिनेशन, कंसंट्रेशन बच्चों, बहुत सिंपली मैंने इसको अलग अलग भाग में तोड़ भी दिया है कि आपके समझने में आसानी हो जाए। द रिएक्शंस इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। टाइम के साथ चेंज होने का मतलब कि रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है, समय बीतता रहता है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। एंड इन सच रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की कुछ खासियत होती है। इन सच रिएक्शंस, फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ऐसे रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट बना रहता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये है इसकी खासियत। अब बच्चों, एक केस कंसीडर करते हैं। कंसीडर a reaction A goes converting into product। एक सब्सटेंस A है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। A यहाँ पर रिएक्टेंट है। अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता,
तो हम लिखते हैं ROR दैट इज R will be equal to K into concentration of A power 0. ये रेट लॉ हो गया. दिस इज द रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इक्वल टू K. K जानते हैं आप, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनटू एक्टिव मास दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है, इसलिए इसका पावर 0 रख दिया गया. और आपको पता है कि किसी भी डिजिट, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. तो इसका मतलब ये निकला, दिस इंप्लाई दैट R इक्वल टू K. तो एक रिजल्ट मिल गया आपको कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर ऑलवेज इक्वल. ये इसका रिजल्ट मिला आपको इस केस में आकर के कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर और रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक, इन दोनों का मान हमेशा बराबर रहेगा. सो आप इसे नोट कर सकते हैं. तो इससे एक रिजल्ट मिला R इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर इक्वल. ये तो हुआ ही. साथ में दो रिजल्ट, दैट इज इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. नंबर 1, द फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. मींस पूरे रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है. आप ऐसे भी समझ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहने का मतलब हुआ R किसके बराबर है? K. K क्या है? रेट कांस्टेंट है. सो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. पूरे रिएक्शन के दौरान, जीरो ऑर्डर में पूरे रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म के बराबर आ रहे हैं. और दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट आर ऑलवेज इक्वल. रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट आर ऑलवेज इक्वल. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कह सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो हम अलग अलग पॉइंट्स निकाल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं. तो आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंट. बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई हो, एसएससी हो, यूपी बोर्ड हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं. बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती होगी, इसके स्पेशल एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए इसमें टी हाफ यानी हाफ लाइफ में क्या चेंज हो सकता है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है. ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये आना चाहिए. तो अब आपकी अगली हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन. एक जनरल रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और उसी के लिए रेट इक्वेशन निकालते हैं. Let us consider a general reaction. जनरल रिएक्शन है आपका, सब्सटेंस A is converting into product. अलग अलग सिचुएशन किसी कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं. Initial concentration. Initial concentration means at T equal to 0. T equal to 0, the reaction is not being started. जब क्रिया शुरू ही नहीं हुई तो T equal to 0. इस समय हम मान लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A है और यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी मोल पर लीटर. टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 इसकी है. मान लीजिए कुछ समय बीता और T समय के बाद A के x मोल
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, इसके x मोल सपोज करते हैं इसके x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो यहां बचे कितने a माइनस एक्स, ये हो गया x। वैसे देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, किसी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो a माइनस एक्स क्यों किया गया। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और अभी जब इसको डिराइव करेंगे तो हाँ ये मामला अपने आप सामने आ जाएगा कि वास्तव में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। अब अगर इसके लिए हम लोग रेट लॉ लिखना चाहें, रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो क्या लिखें? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इक्वल टू dx अपॉन dt। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताए थे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t या कंसंट्रेशन एट टाइम t, आफ्टर की जगह हम एट लगा देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू t समय की जब बात करते हैं तो कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स, और ये भी है कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इसकी कंसंट्रेशन की जीरो पावर पर डिपेंड करेगी, तो यहां पर आप लिख देंगे जीरो। इस तरह से आपको मिला dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स की पावर जीरो। इसकी पावर जीरो है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन dt इक्वल टू k और dx इक्वल टू k dt, dx इक्वल टू k dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो बच्चों आपको एक पहली इक्वेशन मिली dx इक्वल टू k dt। अब हम इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर लें और उस पर कुछ इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर लें तो हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाती है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहले इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? dx इक्वल टू k dt और x इक्वल टू kt प्लस i। i क्या है? इसको हम इक्वेशन सेकंड करते हैं। पहले i की वजह c लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना c, where c is integration constant। c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें तो इसमें रख दें तो हमें फाइनली इंटीग्रेटेड इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या करें? इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। t की वैल्यू जब जीरो है तो x कहीं है ही नहीं, मतलब x इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे कंडीशन को यानी t की जगह जीरो, x की जगह जीरो, इस पूरे कंडीशन को सेकंड इक्वेशन सेकंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इस वैल्यू को रखिए, x की जगह जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू k इंटू t की जगह भी जीरो हो गया प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू जीरो। इस तरह से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की c की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम c की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दें तो हमें कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation second we get, putting
the value of C in equation second V, क्या मिलेगा हमको? x इक्वल टू kt, c की जगह 0 आ गया और आपको मिल गया x इक्वल टू kt। इतने तामझाम के बाद बड़ा छोटा सा इक्वेशन मिला है, छोटा लेकिन घाव बड़े गंभीर करता है। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, ये सुना ही होगा आपने। x क्या है इसमें? इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, और इक्वेशन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे भी आपके काम आती रहे। इसमें x क्या है? where x is the amount का मतलब कंसंट्रेशन से समझेंगे आप, अमाउंट ऑफ reactant converting into product। x वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू एक्स बाई टी। अगर आप रेट कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कोई कहता है कि व्हाट इज द, अगर मान ली 1 मार्क आंसर आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर, कि राइट, नॉट डिस्क्राइब, नॉट डिस्कस, नॉट एक्सप्लेन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप सीधे लिख देंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन एज k इक्वल टू x by t, where x is the amount of the reactant which is converting into product and t is the time taking for such conversion। ये आपको एक याद रखिएगा कि इक्वेशन सेकेंड है, दिस इज द इक्वेशन थर्ड, दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ये आपको याद रखना चाहिए। तो एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स में बताई। उसके बाद इसका दूसरा सेगमेंट आता है कि डराइव और ऑब्टेन द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें कंडीशन अप्लाई करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। एक पार्ट इसका ये हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाता है, जैसे ज्यादातर हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 4 ऑप्शन देते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दैट इज k की यूनिट क्या होगी। तो अब हम लोग उसी सेगमेंट पे आते हैं, यूनिट निकालते हैं। रेट कांस्टेंट k किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए k की यूनिट अलग अलग होगी। हमें पता है इसके लिए, सिंस k इक्वल टू x बाई टी, ये हमको पता है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो। आप यहीं से स्टार्ट ही कर सकते हो। अब इसमें जो टर्म्स है उनकी यूनिट रख दीजिए। x क्या है? अमाउंट दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो x की जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट हम लोग सेकंड लेते हैं। तो यूनिट आपको मिल गई मोल पर लीटर। याद रखिएगा क्योंकि बहुत निकला तो बहुत छोटा सा, बहुत कम काम करके हमको रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में पूरा पूरा 1 नंबर आपको दिलाएगा। सिर्फ ये आपको याद है, वैल्यू रख दीजिए। तो ये यूनिट हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट हो गई। अब यूनिट के बाद हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड, बच्चों आप लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा।
केमिस्ट्री से तो रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी की वो खत्म हो गई है, लेकिन फिजिक्स में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से। तो वहां पर हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु काल हिंदी में कहते हैं, वो कैसे होता है उसको पहले हम आपको समझाते हैं। हाफ लाइफ, इसको टी हाफ लिखते हैं। टी टाइम के लिए है, लाइफ के लिए है, और हाफ मतलब आधा। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा इसमें, अगर पूछा भी जाता है एग्जाम में तो सेपरेट क्वेश्चन होगा। हाफ लाइफ, व्हाट इज द हाफ लाइफ? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा बचता है और आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ इज दैट टाइम इन विच एनी सब्सटेंस रिमेन्स इट्स हाफ। हाफ लाइफ वो समय है जिसमें कोई पदार्थ अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। मतलब कहने का सब्सटेंस है, मान लीजिए एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियल अमाउंट 10 ग्राम है और 5 मिनट में ये 5 ग्राम रह जाता है। इनिशियल अमाउंट 10 ग्राम और फाइनल अमाउंट 5 ग्राम, 5 10 का जस्ट हाफ। तो इस सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा ये होगा 5 मिनट, कि 5 मिनट में सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि सिंपली हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ शेष रह जाता है, हाफ बच जाता है, या यूं कह सकते हैं कि हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाले हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहां के केस के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन is given by x equal to k into equation 1, where x क्या है, k क्या है, t क्या है, ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। x पहले ही मैंने आपको बता दिया, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, concentration of the reactant which is converting into product, k rate constant, t time taking in the conversion, ये आपको नोट करना पड़ेगा। अब अगर हम हाफ लाइफ की कंडीशन लगाते हैं तो क्या होगा? एट t इक्वल टू टी, आपके इक्वेशन में t लिखा है। t वो समय जिसमें रिएक्शन हो रहा है, t वो समय जिसमें रिएक्टेंट का x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में जहां टी लिखा है अब हमको टी हाफ लाना है। तो आपको पता है कि टी वो टाइम था जिसमें रिएक्टेंट का x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और टी हाफ कौन सा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का आधा अमाउंट यानी हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। द टी हाफ इज द टाइम इन विच द हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं एट टी इक्वल टू टी हाफ x इक्वल टू a बाई टू। अगर t की जगह t हाफ ले लिया जाए तो x वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट के हाफ के बराबर हो जाएगा। a क्या है? a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और x इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है। तो when t इक्वल टू टी हाफ, द x विल बिकम टू a बाई टू, यानी a हाफ कह सकते। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखने, इसको सेकंड कर दीजिए। देयरफॉर
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है क्या हो जाएगा, x की जगह पर आप रखोगे a/2 इक्वल टू k ऐसा रहेगा, इंटू t की जगह पर आप रखोगे t हाफ। देयरफॉर t हाफ इक्वल टू a/2 टी हाफ का एक्सप्रेशन आ गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू आई a/2k। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, 2 तो पता है ये एक नंबर है जो कांस्टेंट है, तो टी हाफ इक्वल टू a/2k। डिनोमिनेटर का टर्म फुली कांस्टेंट है, न्यूमरेटर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वही वैरी कर रही है। इसका मतलब ये निकला कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। दिस इंप्लाइज दैट टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, इसको इक्वेशन थर्ड करिए और इसको इक्वेशन फोर्थ करिए। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज directly proportional to initial concentration of the reactant। ये रिजल्ट मिल गया आपको। For zero order reaction the half life, that is T half, is directly proportional to the initial concentration of the reactant, and this is the result। इक्वेशन भी बन सकता है, सीधा क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट for zero order reaction half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant। ये क्वेश्चन आ जाए आपको प्रूव करना, तो जहां से हमने हेडिंग डाली हाफ लाइफ की आप वहां से देते हुए पहुंचोगे। यहां पहुंचने के बाद इक्वेशन 4 तक जब आप पहुंचोगे, इक्वेशन 4 से ही पता चल जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये प्रूव हो गया। अब हम लोग एग्जांपल की चर्चा नहीं की है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि बहुत रेयर होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और दो खास बात ये दिमाग में रखिएगा कि द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कंडक्टेड इन हेट्रोजीनियस मीडियम। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं। रिएक्टेंट गैसेज हो गई, कैटलिस्ट सॉलिड हो गया, ये हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस सिस्टम होते हैं। और सिंपली आप लोग जब कैटलिसिस या कैटलिस्ट का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें आती हैं। तो ये दो खास बातें हैं कि रिएक्शंस ऑफ जीरो ऑर्डर आर वेरी रेयर। जीरो ऑर्डर की जो अभिक्रियाएं हैं जो रिएक्शन से बहुत रेयर है, बहुत कम होती हैं, और दीज रिएक्शंस आर कंडक्टेड इन हेट्रोजीनियस सिस्टम, विषमांगी सिस्टम में रिएक्शंस होती हैं। एग्जांपल्स में दो खास एग्जांपल हैं इसके। पहला ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन मेटल सरफेस। किसी धातु की सतह पर अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, गैस गैस गैस। प्लैटिनम कैटलिस्ट है, 1130 केल्विन टेम्परेचर है और बहुत ही हाई प्रेशर रखा जाता है। हाई प्रेशर कंडीशंस पे जरूर गौर करिएगा।
डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ऑन मेटल सरफेस। मेटल की जगह पर हमने प्लेटिनम लिया है, प्लेटिनम की जगह पर मॉलिब्डेनम भी लिया जा सकता है। आप देखेंगे अगर तो बुक्स में मॉलिब्डेनम की भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। टेम्परेचर है 1130 केल्विन एंड हाई प्रेशर। स्टार्टिंग में जब अमोनिया गैस मेटल सरफेस को फुली कवर नहीं कर पाती, बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त अमोनिया गैस इस प्लेटिनम मेटल के सरफेस को फुली कवर नहीं कर पाती है, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। यानी ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, क्योंकि उस समय इस मेटल का पूरा सरफेस अमोनिया गैस से कवर नहीं हो पाता। लेकिन एट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, प्रेशर जब हाई होता है तो ऐसे में जब पूरी अमोनिया मेटल सरफेस को कवर कर लेती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप अमोनिया की कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक बार फिर से बता दूं कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है उस वक्त मेटल सरफेस का पूरा सरफेस, यानी इस मेटल का पूरा सरफेस अमोनिया से कवर नहीं हो पाता है। उस केस में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, और जब प्रेशर हाई होता है तो हाई प्रेशर पर अमोनिया गैस प्लेटिनम मेटल के सरफेस को कंप्लीटली कवर कर लेती है। उसके बाद आप अमोनिया के कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाते घटाते रहो, इसकी कंसंट्रेशन पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। एक और रिएक्शन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन मेटल सरफेस। हाइड्रोजन आयोडाइड वाला रिएक्शन आप कई बार पढ़े हुए हैं, 2HI H2 plus I2, I2 के साथ V लिखा, V फॉर वेफर्स, वेफर्स बनती है इसकी, और ये सब कुछ गोल्ड सरफेस पे होता है। ए बिल्कुल उसी की तरह, पहले वाले की तरह कि स्टार्टिंग में ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन जब प्रेशर हाई होता है तो हाई प्रेशर पर HI कंप्लीटली गोल्ड मेटल के सरफेस को कवर कर लेती है, और उसके बाद HI की कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने के थोड़े समय बाद ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वृद्धि करने से, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो मेन एग्जांपल्स है ये, और ये आपको याद रखना है कि ज्यादा एग्जांपल्स इसके नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ जीरो ऑर्डर आर वेरी रेयर, द फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड वन, these reactions are conducted in heterogeneous medium। heterogeneous आप साफ साफ देख सकते हो कि रिएक्टेंट गैस है और कैटलिस्ट आपका सॉलिड है। यहाँ पे गोल्ड सॉलिड है, यहाँ पे प्लेटिनम भी सॉलिड है, और जहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेस में होते हैं, ऐसे रिएक्शंस हेटेरोजेनियस सिस्टम कहलाते हैं, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के उसमें आते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। तो हमने बच्चों आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट बना रहता है, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना भी वैरी क्यों ना करें। इसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई। आफ्टर देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव किया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर निकाला। यूनिट निकालने के बाद हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू मेजर की, और हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकालने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और फाइनली एग्जांपल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टू स्पेशल एग्जांपल्स, ज्यादा है नहीं, सो कह सकते हैं एग्जांपल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर वेरी रेयर। सो दिस इज आर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसके जस्ट बाद अगली वीडियो में आ रहा है, आप वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकॉन जरूर दबाइए अगर आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। शेष पूरे रिवीजन के साथ फर्स्ट ऑर्डर की तैयारी करके बैठिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।